ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपातृप्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। ॐ वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु कृपा रविकर्णिकर। सुधीजनों, दार्शनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और विधि में रुचि रखने वाले विद्वान विदुषी नर नारियों, आज हम आपसे के पाराशरन मिसलेनी ऑन लीगल विजडम फ्रॉम वाल्मीकि रामायण एंड रेट्रोस्पेक्टिव बुक के आधार पर प्रजातंत्र, राजा, बादशाह, कानून व्यवस्था, राम राज्य, अच्छे राजा के गुण, अच्छे शासक के गुण इत्यादि विषयों पर इसी पुस्तक के आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम वर्तमान में प्रजातंत्र में जी रहे हैं। विश्व के अधिकतर देशों ने लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को स्वीकार किया है, अच्छा पाया है। आज हम आपसे के पाराशरन की पुस्तक मिसलेनी ऑन लीगल विजडम फ्रॉम वाल्मीकि रामायण एंड रेट्रोस्पेक्टिव के आधार पर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक एथास, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक नैतिकता विषय पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र क्या है, इस विषय में विभिन्न राजनीति शास्त्र के चिंतकों के द्वारा विविध प्रकार के विविध प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते समय मैंने किसी समय ये भी पढ़ा था कि लोकतंत्र मूर्खों का तंत्र है, मूर्ख तंत्र है। मैंने ये भी पढ़ा था कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र है। इसलिए ऐसी परिभाषाएं दी गई हैं क्योंकि जिस देश में जो आम जनमानस है, जिसको हम प्रजा कह सकते हैं या जनता कह सकते हैं, यदि शिक्षित नहीं है तो धर्म के आधार पर, अपने क्षेत्र के आधार पर, जो जातीय विभेद है उसके आधार पर मतदान करके प्रजातंत्र को चोट पहुंचाया जाता है, या लोभ में धनराशि स्वीकृत करके, या जो चुनाव लड़ने वाले राजनेता हैं उनके द्वारा शराब पिला करके, इन विविध प्रकार से प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कमजोर किया जाता है। इसीलिए विद्वानों ने
उलझनों में ऐसी बातें की थी कि भीड़ तंत्र है, मूर्ख तंत्र है। प्रजातंत्र की जो सर्वमान्य परिभाषा स्वीकार की गई है वो है अब्राहम लिंकन की, जो एक लोकप्रिय परिभाषा है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। और यही लोकतंत्र की एक सर्वमान्य लोकप्रिय परिभाषा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। सांसद या मंत्री जब शपथ लेते हैं तो वो भी शपथ लेते हैं, मैं तीर्थराज यादव ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखूँगा। मैं एक मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ सम्यक निर्वहन करूँगा और मैं सभी लोगों के साथ बिना भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना संविधान और कानून के अनुसार न्याय करूँगा। इस प्रकार हमारे देश के लोकतंत्र में भगवान और धर्म शामिल हैं। जब हम शपथ लेते हैं और कहते हैं कि मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, तो हमने भगवान को शामिल किया और धर्म को शामिल किया। या कुछ लोग शपथ लेते हैं तो कहते हैं मैं अमुक सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा शपथ भी धर्म से शुरू होता है। कोई भी राज्य, कोई भी राजा, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति वह धर्म से अलग नहीं है, लेकिन वो धर्म होना चाहिए जिसमें व्यक्ति की रक्षा हो, जिसमें लोगों को सम्मान मिले, जिसमें हर धर्म का आदर हो, जिसमें कोई जातीय विद्वेष न हो, जिसमें कोई ऊंच नीच, छोटा और बड़ा न हो, जिसमें मानवता का सम्मान हो। वही वास्तविक धर्म होता है। धर्मांधता का हमारा संविधान विश्वास धर्मांधता पर नहीं करता है। हमारा संविधान ऐसी धर्मांधता का विरोध करता है जिसमें पक्षपात हो, जिसमें राग या द्वेष हो, जिसमें व्यक्ति के साथ ईमानदारी से न पेश आया जाए, जिसमें कर्तव्यों का सम्यक रूप से निर्वहन न किया जाए। ऐसा संविधान कभी भी अपने राज्य के, अपने देश के नागरिकों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकता। लोकतंत्र के कई पहलुओं में से सबसे मौलिक पहलू है शासितों की सहमति। जिनके ऊपर हम शासन करते हैं उसकी सहमति। और इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम इसको अंगीकृत, स्वीकृत, आत्मार्पित करते हैं। क्योंकि यदि जिस पे शासन किया जाना है वह उसको मानने के लिए सहमत नहीं है तो शासन नहीं किया जा सकता।
केवल डंडे के बल पर, केवल कानून के बल पर, केवल भय दिखा करके शासन किया जाना संभव नहीं है। उसमें सहमति अत्यावश्यक होती है। अब्राहम लिंकन ने कहा है, नो मैन इज गुड इनफ टू गवर्न एनदर विदाउट दैट अदर्स कंसेंट। कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उस पर शासन नहीं कर सकता, उसकी कंसेंट के बिना उस पर शासन नहीं कर सकता। जैसे यदि हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि मकान को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए डिमोलिश नहीं किया जा सकता और हम डिमोलिश करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने संविधान की, अपने कानून की, अपने न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और इस चीज़ को अब्राहम लिंकन ने बहुत पहले समझ लिया था और तब उन्होंने कहा था कि शासितों की सहमति शासन चलाने के लिए अत्यावश्यक होती है। The consent of the governed is very essential to govern them. Consent ascribes an element of legitimacy to any form of government and enables the seamless functioning of a representative form of government. कोई भी व्यक्ति दूसरे की सहमति के बिना शासन करने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। सहमति सरकार को वैधता प्रदान करती है और प्रतिनिधि सरकार के सुचारू कार्य को सक्षम बनाती है। वाल्मीकि रामायण में सहमति के मूल्य को सरकार और लोकप्रिय प्रतिनिधित्व के लिए एक पूर्व आवश्यकता के रूप में चित्रित किया गया है। जब राजा दशरथ राम को युवराज के रूप में स्थापित करने पर विचार कर रहे थे, तो उनके मंत्रियों ने उन्हें नागरिकों के बीच राम की लोकप्रियता के बारे में सूचित किया। पहले राम की लोकप्रियता को राजा दशरथ के मंत्रियों ने आम जनमानस को सूचित किया कि इनके अंदर ये चीज़ें हैं, ये गुण हैं, इनका रहन सहन ऐसा है, ये लोगों के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं। इन चीज़ों से जनता को अवगत कराया गया, क्योंकि जिसके ऊपर शासन करना है उसकी सहमति जरूरी है और उसे उस व्यक्ति के विषय में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए राजा दशरथ के जो मंत्री थे वो राम के युवराज बनाए जाने के पूर्व ही राम की लोकप्रियता के बारे में वहाँ के नागरिकों को सूचित किए। इसके बाद राजा दशरथ ने पूरे राज्य से लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाया। नाना नगर वास्तव्यन पृथक जनपदानि च समानिनाय मेदिन्याम प्रधानानम पृथ्वीपति। नाना नगर वासात्यन, नाना नगर के वासियों को, पृथक जनपदान भी, अन्य जनपदों से भी, समानिनाय मेदिन्याम प्रधानान, धरती पे रहने वाले जो अन्य प्रधान लोग थे, प्रमुख लोग थे, उनको भी बुलाया गया। पृथ्वीपति, जो अन्य स्थानों के पृथ्वीपति थे, राजा लोग थे, उनको भी बुलाया गया। राजा ने विभिन्न नगरों में रहने वाले प्रमुख नागरिकों और विभिन्न प्रांतों से भी लोगों को राम को युवराज बनाने के पूर्व बुलाया, क्योंकि कंसेंट जरूरी थी, सबकी सहमति जरूरी थी। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर लाद दिया जाए और जो शासित है यदि वो उसका पालन नहीं करना चाहेगी तो शासन नहीं किया जा सकता। द किंग summoned various prominent citizens who resided in various towns and also those who hailed from various other provinces. राजा ने विभिन्न नगरों में रहने वाले प्रमुख नागरिकों को बुलाया और विभिन्न अन्य प्रांतों से भी लोगों को बुलाया। प्रधानान शब्द प्रयोग किया गया है, यानी प्रमुख नागरिकों को, और पृथक जनपदान, यानी अन्य जनपदों से, अन्य प्रांतों से भी लोगों को बुलाया। इसी प्रकार एक अन्य श्लोक आया है, उसमें है राजानो लोक सम्मता,
राजा लोक सम्मत होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तात्पर्य यह है कि लोगों द्वारा स्वीकार व्यक्ति ही राजा होता है। यदि मतों को चुराकर, वोटों को काटकर, भेदभाव फैलाकर, धर्मांधता फैलाकर, जातिवाद फैलाकर, क्षेत्रवाद फैलाकर, जनता को गुमराह करके शासन किया जाता है तो वो शासन लोक सम्मत नहीं होता। ये बात मैं बता रहा हूं कि जब राजतंत्र था उस समय भी लोकतंत्र था, उसके अंदर लोकतंत्र था। यदि राजतंत्र के अंदर लोकतंत्र न होता तो सम्यक रूप से शासन किया जाना संभव नहीं होता। तो लोगों के द्वारा स्वीकार व्यक्ति ही राजा हो तो अच्छा होता है। अगले सर्ग में राजा दशरथ और विभिन्न शहरों और प्रांतों के बीच के विचार विमर्श की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। प्रोटोकॉल का सम्मान करने के बाद राजा दशरथ स्वयं को थका हुआ पाते हैं। अपने पुत्र राम के गुणों को साझा करते हैं और कहते हैं कि वह इंद्र के समान धर्म का पालन करने वाले हैं। तब वह घोषणा करते हैं, तम चंद्रमिव पुष्येण युक्तम धर्म धृतांबरम यौवराज्ये नियुक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। मैं अपने पुत्र राम को, जो पुरुषों में रत्न के समान हैं और पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा की तरह उज्ज्वल हैं, युवराज के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेता हूं। वह कहते हैं कि ऐसा मेरा विचार है। यदि आप इन निर्णयों को उचित पाते हैं तो कृपया इसे स्वीकार करें, अन्यथा आप लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड और बाल कांड दोनों में भी इस बात का चित्रण मिलता है कि राजा दशरथ ने भगवान राम को युवराज बनाने के पूर्व गुरु वशिष्ठ को, मुनियों को, मंत्रियों को, प्रजा को, अन्य राजाओं को बुला करके उनसे परामर्श किया। इस प्रकार का वर्णन मिलता है और ऐसी चीजें ही प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए आवश्यक हैं। यदि राजतंत्र के अंदर प्रजातंत्र का इस प्रकार से समावेश था कि आम जनमानस का, आसपास के राजाओं का, संभ्रांत नागरिकों का, धर्माचार्यों का, गुरुओं का विचार विमर्श करने के उपरांत युवराज का पद दिया जाता था, तो आज जब हम प्रजातांत्रिक देश में जी रहे हैं तो उस समय तो इसकी महत्ता, इसकी आवश्यकता और अधिक बलवती हो जाती है और अधिक हो जाती है। मंत्री मुनीश सहित नर नाहु, राम ही तिलक करन हर साहू। ऐसी चौपाई आई है और जिसमें राम कहते हैं, जिसमें राजा दशरथ कहते हैं कि सब सुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं लेकिन मुझे राम का राज्याभिषेक, राम का को युवराज बनाना है, इसलिए आप लोग अपने अपने विचारों को हमें दें। राजा ने मंत्रियों को, पुरोहितों को, सबसे मंत्रणा किया। मंत्र करहु पुर लोग बुलाई, मागहु भूमि देव छत्र जाई। और इसके बाद राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को भी बुलाया, क्योंकि जिसको युवराज बनाना है उसकी भी सहमति, उसका भी कंसेंट आवश्यक है। और राम को बुलाने के बाद कहा, राम तुम्हारे गुणों को देखकर मुझे लगता है कि तुम ही युवराज के योग्य हो। तुम्हें युवराज बनाने का मेरा विचार है, तुम्हें क्या लगता है? इस पर राम ने कहा, पिताजी आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, आप जो भी निर्णय ले मैं उसे स्वीकार करूंगा। इसके बाद राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से कहा, आप लोग राम को युवराज बनाने के लिए तैयारी कीजिए, मैं कल ही राम को युवराज बनाना चाहता हूँ।
तो ये बातें मैंने आपको के पाराशरन की बुक मिसलेनी ऑन लीगल विजडम फ्रॉम वाल्मीकि रामायण एंड रेट्रोस्पेक्टिव के चैप्टर 1, जिसकी टाइटल है डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक एथास, इसको आधार बनाकर आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें आया है, यदिदम मे अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम भवतो मे अनुमन्यताम कथम वा करवाण्यहम्। यदि इदम मे अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम भवन्तो मे अनुमन्यताम कथम वा करवाण्यहम्। This is what I have thought. If you find this decision to be well deliberated, then please approve my decision. Otherwise, tell me what I should do. यह चीज मैंने अपने विचार के अनुसार, राजा दशरथ कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपसे कहा है, ये मैंने आपके समक्ष अपना विचार रखा है। यदि आप मेरे इस विचार से, इस निर्णय से सहमत हैं, तो आप लोग इसका अनुमोदन कीजिए, इसकी स्वीकृति दीजिए। अथवा यदि आप इससे सहमत नहीं हैं, तो टेल मी व्हाट आई शुड डू, कथम वा करवाण्यहम्, तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैंने इस अत्यंत ही अच्छी पुस्तक का आपके साथ वर्णन किया है, और अगले दिनों में मैं इसी पुस्तक के साथ लोकतंत्र और तत्कालीन वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जिसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं, उसमें साम्यता ढूंढेंगे और उसके आधार पर आपसे वर्णन करेंगे कि हमारा जो राजा होता है या वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है या जो भी शासक होता है, उसे कैसा होना चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए, कौन सा शासन अच्छा कहा जाता है, राम राज्य कैसा होना चाहिए। और बीच बीच में मैं कोशिश करूँगा कि इसे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से भी जोड़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु कृपा रवि करनिकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग अपने विचारों से यूट्यूब पर और फेसबुक पर, दोनों पर मैं इस वीडियो को डालूंगा। आप अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराएंगे, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।